हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 15। अब ये लेसन नंबर 15 है क्या, हम लोग इसके बारे में पहले समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये है आपका चैप्टर का नाम है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई, अगर जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर का नाम पढ़ा तो नाम पढ़ते ही हम लोगों को क्या समझ में आई कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आया समझ में कि यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर यूनिक ट्रेंड्स, मतलब जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर के नाम से पता चल गया कि उस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आया इतना। अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। हम लोग पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमी है वो होती क्या है। तो देखो, अगर बात करूं मैं इकोनॉमी की, या जिसको हम लोग हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है इकोनॉमी के ऊपर। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो जाके, आप लोगों को मीनिंग क्लियर हो जाए। इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिया की ये मान लो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सब परफॉर्म की जा रही है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, इकोनॉमी बोला जाएगा। इसके पूरे जो डेफिनेशन वगैरह हैं हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। हम यहाँ सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, फिर है आपका इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ एन अनडेवलप्ड फॉर्म, कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में है, अनडेवलप्ड फॉर्म में। अब ये यार अनडेवलप्ड फॉर्म होती क्या है, तो इसको समझना। 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्सरी सेक्टर। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से, तो वो देश कौन सी सिचुएशन में होगा, अनडेवलप्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था, या इंडिया के आज़ाद होने से पहले सबसे ज़्यादा जो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो लगभग 75% से ज़्यादा लोग कृषि के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब जो पूरा पैसा आता था इंडियन इकोनॉमी में वो कहाँ से आता था, कृषि से आता था। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी हालत ख़राब थी, जिसको अनडेवलप्ड फॉर्म बोला गया है। या इंडिया की जो अनडेवलप्ड फॉर्म है उसके क्या रीज़न है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। फिर है इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें सुधार आया, कि जो प्राइमरी सेक्टर है उस प्राइमरी सेक्टर से हम लोग कहाँ चले गए, सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी से थर्सरी सेक्टर की तरफ चले गए। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी और अच्छी हुई, तो जिसको बोला गया आपका डेवलपिंग इकोनॉमी। समझ में आया कि एग्रीकल्चर से हटके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे चले गए, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हम लोगों ने इंडिया के अंदर लगा ली, ठीक है। तो ये क्यों हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ चले गए, तो इसके रीज़न हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप 2 पॉइंट आपके ये जो मैंने पढ़ाए हैं ये समझ में आ गए हैं। फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो, ये है क्या, इनको बोला जाता है आर्थिक सुधार। देखो, यहाँ क्या था, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जुलाई 1991 के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधार का मतलब रूल और रेगुलेशन को चेंजेस किया गया, ठीक है, वो हमारे कहलाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे क्या कि हम लोगों ने एलपीजी एडॉप्ट की। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो रूल और रेगुलेशन थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया,
वो हमारा कहलाया लिबरलाइजेशन। रूल और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई या इजी कर देना, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ सके, तो वो कहलाया लिबरलाइजेशन। फिर है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है वो समझना कि पहले जितने भी आपके औद्योगिक संस्थान थे, ठीक है, उद्योग धंधे वगैरह थे, वो सरकार के अंडर में थे। फिर क्या हुआ, जो निजी अधिकार है उनके अंदर ये सब दे दिए गए, या जो निजी क्षेत्र है उनका क्षेत्र बढ़ा दिया गया, तो ये हमारा कहलाया प्राइवेटाइजेशन। फिर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स है एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ना, वो हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से कैसे जोड़ेंगे हम लोग? थ्रू ट्रेड, थ्रू कल्चर। भाई अगर व्यापार होगा तो वहाँ की चीज़ें यहाँ आएगी, तो हम लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, इकोनॉमी जुड़ेगी, तो ये कहलाता है आपका ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग क्लियर हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या। बाकी का हम लोग इनको पूरा डीप के अंदर पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रेड डेफिशिएट। ट्रेड डेफिशिएट होता क्या है, इसको बोलते हैं व्यापारिक घाटा। अब देखो ये क्या होता है व्यापारिक घाटा, समझा देता हूं। व्यापारिक घाटे का मतलब ये होता है कि जब हमारे जो एक्सपोर्ट है वो तो कम होते हैं और जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा होते हैं। मतलब जो निर्यात है वो तो क्या है, कम है, और जो आयात है वो ज़्यादा है। मतलब बाहर से दूसरे देशों से हम चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं और भेज कम रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रेड डेफिशिएट। समझ में आ गया भाई? अगर हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम है किससे, इंपोर्ट से, तो ये हमारा कहलाता है ट्रेड डेफिशिएट। और हमारे हर साल इंडिया के अंदर ट्रेड डेफिशिएट होता है। क्लियर हो गया मीनिंग? फिर आया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीन्स ये होता है, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया का जितने भी दूसरे देशों के साथ एक साल के अंदर जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, उसको एक विवरण के अंदर लिखना, ठीक है, वो कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरी चीज़ें मतलब जो आया है गया है सब कुछ एक चीज़ अकाउंट के अंदर लिख दो, वो हमारा कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? अब देखो द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी। इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर रहे थे, विदेशों से बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे थे, ठीक है, तो अगर हम लोग विदेशों से चीज़ें मंगाएंगे तो हमारी देश की चीज़ों का कौन यूज करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए एक कंसेप्ट आया स्वदेशी का, जिसमें बोला गया कि हम लोगों को स्वदेशी या अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो ये पूरा स्वदेशी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है हम लोगों को स्वदेशी, ठीक है। फिर है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मीन्स होता है किसी भी जो लेबर होता है आप उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है, ताकि वो क्वालिफाई हो पाए और वो काम जो कर रहा है उसको और अच्छे तरीके से कर पाए, वो कहलाता है हमारा स्किल डेवलपमेंट। तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होता है वो सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई डाउट है कि इस चैप्टर के अंदर और क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।